हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमपी एडीपीओ की जो एग्ज़ाम पेपर्स होते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। जो 2016 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, तो इसको हिंदी में कहते हैं मध्य सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, ठीक है। जो जिसका एग्ज़ाम अभी होने वाला है, उसके बारे में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपको जो क्वेश्चन है पेपर कैसे आते हैं ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है जिसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एडीपीओ का, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का नहीं है, ठीक है। तो यदि आप छत्तीसगढ़ का भी चाहते हैं तो वहाँ का भी मैं बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो वहाँ पे मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब देख सकते हैं जैसे मध्य प्रदेश सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्राक चयन परीक्षा, यानी कि जो चयन परीक्षा होती है उसकी यहाँ पे पेपर है। ये 2016 का है, ये फर्स्ट पेपर है, ठीक है। इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर का हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं आज, जिसमें टाइम रहता है आपका 2 घंटे और क्वेश्चन रहते हैं आपके 150, यानी 150 क्वेश्चन रहते हैं, 2 घंटे में सॉल्व करना रहता है। और यहाँ 300 नंबर का यहाँ पे पेपर होता है जिसमें माइनस मार्किंग भी रहती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करें तो पहला क्वेश्चन आता है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन से संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी शब्दों को अंतः स्थापित किया गया था। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आपको बताना है, 40वां या 24वां, 42वां या जी 44वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पे आप जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका सी नंबर, यानी कि 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था संविधान संशोधन का, उसमें जो हमारा प्रस्तावना है संविधान में, तो उसमें पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द को वहाँ पे अंतः स्थापित किया गया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी लोक पद पर, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा किसी लोक पद जो पब्लिक पोस्ट होती हैं उस पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति निरस्त करने हेतु कौन सी रिट जारी की जा सकती है, उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर, यानी अधिकार परीक्षा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्यू वारंटो, ठीक है। क्यू वारंटो जारी किया जा सकता है यदि उससे पूछा जा सकता है कि आप किस हैसियत से इस पद पर आप पदस्थ हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उसको निरस्त किया जा सकता है उनको, यह कौन से डेट के द्वारा, अधिकार परीक्षा के द्वारा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता बढ़ाई जा सकती है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का उसकी अधिकारिता क्षेत्र भी बढ़ाया जा सकता है, उसके जो पावर्स है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो किसके द्वारा बढ़ाया जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के संकल्प द्वारा, यानी संसद जैसा बोले, या संसद द्वारा विधि बनाकर किया जा सकता है कि उसको किसी कोई ऐसा एक बिल लाया जाए और विधि बनाई जाए जिसके द्वारा संसद की शक्ति बढ़ाई जाए, या फिर मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति कर सकता है। यहाँ पे इसको कौन कर सकता है, इसका सही आंसर है आपका सी नंबर, यानी संसद द्वारा विधि बनाकर जो भारत के सुप्रीम कोर्ट है उसकी अधिकारिता को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, अब यहाँ पे जो केस लॉ एक आया हुआ है, ट्रांसजेंडर को मान्यता उच्चतम न्यायालय ने किस निम्नलिखित बाद में दिया था, यानी कि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं थर्ड जेंडर के रूप में किस केस में ऐसा कहा गया था कि वो थर्ड जेंडर को उसमें मान्यता दी गई थी, ठीक है ना। एम नागराज वर्सेस भारत संघ, इंडियन लीगल अथॉरिटी बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, SR बोम्मई वर्सेस भारत संघ। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है बी नंबर, यानी इंडियन लीगल अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ट्रांसजेंडर को भी मान्यता प्रदान की गई थी उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है, यानी आच्छादन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कहाँ पे, जो आर्टिकल आपने पढ़ा है 13, ठीक है, आर्टिकल 13 में आच्छादन का सिद्धांत पढ़ा होगा, वो उससे रिलेटेड केस कौन सा है। पहला केस है आपका बीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, यहाँ पे केशव माधव मेनन वर्सेस बॉम्बे राज्य, और उसके बाद है भारत संघ वर्सेस नवीन जिंदल, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यानी आच्छादन सिद्धांत किस केस में इसे बताया गया था, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर का, यानी बीका जी के केस में इसको बोला गया था, ठीक है ना। बीका जी किससे रिलेटेड केस है, बीका जी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, आपका आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है, यानी ए नंबर इसका सही हो जाएगा 5th नंबर का।
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अनुच्छेद 15 का खंड 5 किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अब आपको बताना है कि अनुच्छेद 15 का खंड 5 है क्या उसमें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इससे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम, सप्तम यानी 7th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें, यानी 17वां यानी 17th, 93वां यानी 93rd अमेंडमेंट पे इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15 का जो क्लॉज 5 है किस संविधान संशोधन जोड़ा गया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी 93rd अमेंडमेंट जो हुआ था वो 15 का क्लॉज 5 जोड़ा गया था इसमें, ठीक है ना, इस संविधान संशोधन में। नेक्स्ट आता है आपका 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। री बेरुवारी केस, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, या फिर सभी विकल्प सही है। तो जो हमारा संविधान में प्रस्तावना है, जहाँ पे आपने पढ़ा होगा हम भारत के लोग, भारत संपूर्ण प्रभु संपन्न, ठीक है ना, ये जो है ये संविधान का भाग नहीं है, ऐसा किस केस में कहा गया था। री बेरुवारी केस, गोलकनाथ, केशवानंद, या फिर सभी सही है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी री बेरुवारी केस में कहा गया था कि जो संविधान है, सॉरी उद्देशिका है, वो संविधान का पार्ट नहीं है। लेकिन उसके बाद कुछ केस आए थे जिसमें बोला गया था कि संविधान का भाग है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, जिसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। यह वक्तव्य किस सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि ये 4 सिद्धांत बताए गए हैं, इसमें से किसका मीन्स ये है कि जिसको प्रत्यक्ष रूप से, जिस कार्य को प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसको अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। छद्म विधायन का सिद्धांत, सारांश और सार का सिद्धांत, समरसता का अर्थान्वयन, आच्छादन का सिद्धांत। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है छद्म विधायन का सिद्धांत, यानी 8 का ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। छद्म विधायन का सिद्धांत कहता है कि जिस कार्य को आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते, आप उसको इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संकल्पना ली गई है, यानी कि जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया है। यूएसएसआर से, यूएसए से, आयरलैंड या जर्मनी से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि यूएसएसआर से। यूएसएसआर क्या, कौन सा देश है, जो रसिया है आपका, वो उसे कहते हैं यूएसएसआर, ठीक है। तो मूल कर्तव्यों की संकल्पना कहाँ से ली गई है, यूएसएसआर से। इसका ए नंबर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अपना पद भारत के राष्ट्रपति को प्रसाद पर्यंत धारण करता है, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट चाहता है तब तक अपना पद धारण कर सकता है। कौन, भारत का निर्वाचन आयुक्त, राज्य के राज्यपाल, या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, या लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ कौन ऐसा अपना पद धारण कर सकता है राष्ट्रपति की जब तक चाहे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है बी नंबर, यानी कि जो राज्यों का राज्यपाल होते हैं वो कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, जब तक कि राष्ट्रपति चाहते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति यदि चाहते हैं कि 60 साल 70 साल जब तक चाहें तब तक वो क्या है वहाँ पर पद पर बने रह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 किससे संबंधित है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, निर्वाचन आयोग, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की शक्ति, उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय के रूप में, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है सी नंबर, यानी जो हाई कोर्ट है उनकी जो न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है वो अनुच्छेद 217 में बताया गया। उसका प्रोविजन कहाँ पे है, 217 में, यानी कि जो हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होते हैं तो 217 के तहत होते हैं। अब ये बताइए, अध्यादेश जो जारी किया जाता है, ऑर्डिनेंस जो पास किया जाता है वो कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो कहाँ पे है, 123 की है। और जो गवर्नर यानी राज्यपाल जो ऑर्डिनेंस पास करता है यानी अध्यादेश जारी करता है वो कहाँ पे है, 213 में है, ठीक है। तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, 123 और 213, 123 और 213, ठीक है। इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति से यहाँ पर है। और 217 किससे है, न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है।
उसके बाद 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है? भारत का महान्यायवादी, राज्य के महाधिवक्ता, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 13 नंबर का है, इसमें राष्ट्रपति के द्वारा कौन नियुक्त नहीं होता है? इसका सही आंसर है बी नंबर, यानी कि राज्य के महाधिवक्ता। और इसके अलावा जो 3 दिए हैं, भारत के जो महान्यायवादी है उसको भी क्या करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष उसको भी करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उसको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और राज्य के महाधिवक्ता जो है इन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। 14 नंबर का है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यानी कि जब कोई बिल पेश किया जाता है वो धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि कोई विधायक धन विधेयक है या नहीं, इसका मोहर कौन लगाता है, निर्णय कौन करता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह करता है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है? यानी जो लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित प्रोविजन किस आर्टिकल में दिया गया है? अनुच्छेद 315, 316, 317 या फिर 318? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि जो अनुच्छेद 316 है आर्टिकल 316 वो किससे संबंधित है? जो लोक सेवा आयोग है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 316 में। उसके बाद संविधान का अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से, नागरिक सेवाओं के अधिकार से, धन विधेयक से और अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता से। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है डी नंबर, यानी कि अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता से संबंधित है आपका अनुच्छेद 301। और संविधान संपत्ति के अधिकार कहाँ पे है? संपत्ति का अधिकार 300A में है, ठीक है, 301 में नहीं, 300A यहाँ पे जो बाद में जोड़ा गया था उसमें यहाँ पे 300A यहाँ पे संपत्ति के अधिकार को यहाँ पे अंतर्स्थापित कर दिया गया। क्योंकि पहले यहाँ पे क्या था, जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार था, उसके बाद यहाँ पे इसको मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार बना दिया, विधिक अधिकार बना दिया गया। तो 301 किससे संबंधित है? अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। पर भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अब यहाँ पे ये संविधान के क्वेश्चन है, इसके बाद एक और आएगा, उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो MCQ है, ठीक है ना। जो आए हुए क्वेश्चन थे उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो सब इसमें है 17 क्वेश्चन है, भारत के संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है। जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसका गठन कहाँ किस संविधान संशोधन में होता है? यहाँ पे इसका सही आंसर है सी नंबर, यानी कि अनुच्छेद 263। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का लास्ट, लता सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, यानी लता सिंह वर्सेस यूपी राज्य के बाद किससे संबंधित है? आपका इस विदेश जाने के अधिकार से, शिक्षा के अधिकार, आश्रय के अधिकार, विवाह के अधिकार। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है डी नंबर, यानी विवाह के अधिकार से संबंधित है लता सिंह वर्सेस यूपी का स्टेट ऑफ यूपी का राज्य, स्टेट ऑफ यूपी राज्य, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब यहाँ पर हम बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। अभी तक हमने जितने MCQ सॉल्व किए हैं वो थे आपके संविधान से संबंधित, ठीक है। अब यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें संविधान अधिनियम के अधीन कालातीत ऋण देने का वचन अप्रवर्तनीय है, ऋणदाता की इच्छा अनुसार प्रवर्तनीय है या इनमें से कोई सही नहीं है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सी नंबर, यानी कि प्रवर्तनीय। संविधान अधिनियम के अधीन जो कालातीत ऋण देने का वचन होता है वो प्रवर्तनीय होता है, इन्फोर्सिएबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रति प्रस्ताव क्या है? जो प्रति प्रस्ताव होता है वो क्या होता है? प्रस्ताव का आमंत्रण होता है, प्रस्ताव के लिए सहमति, प्रस्ताव की अस्वीकृति या सशर्त स्वीकृति होती है। तो यहाँ पे जो प्रति प्रस्ताव होता है वो क्या होता है? कि प्रस्ताव की अस्वीकृति। यहाँ पे इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रस्ताव की अस्वीकृति कैसे?
अब मान लीजिए ए नाम का जो व्यक्ति है, हम ये एग्जाम्पल दे देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ए नाम का व्यक्ति क्या करता है, बी नाम के व्यक्ति को एक प्रस्ताव देता है कि मैं अपनी ये एक बाइक है उसको बेचना चाहता हूँ 10,000 रुपये में, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एक प्रस्ताव रखा है, किसने, ए ने, किसके समक्ष, बी के समक्ष। अब यहाँ पे बी क्या कहता है कि जो एक ये भी प्रस्ताव रख देता है कि जो तुम्हारी बाइक है उसको मैं 9,000 रुपये में या फिर 8,000 रुपये में भी खरीदूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या किया, जो उसका प्रस्ताव था उसमें कुछ चेंजेस करके इसको भेज दिया कि हाँ ऐसा मैं खरीदूंगा लेकिन कुछ कम में, ठीक है। तो इसने एक प्रति प्रस्ताव रख दिया। तो ये क्या होता है कि इसका जो ए का जो प्रस्ताव था उसने अस्वीकार कर दिया प्रस्ताव को, तो ये क्या रहता है आपका प्रति प्रस्ताव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्ताव की अस्वीकृति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवयस के साथ की गई संविदा, यानी कि जो माइनर होते हैं उनके साथ कोई संविदा की जाती है तो शून्य होती है। अतः एक अवयस कभी भी ऐसे करार का प्रवर्तन नहीं कर सकता, यानी कि अवयस से जो करार किया गया है तो प्रवर्तन नहीं कर सकता। या दूसरा, अवयस ऐसे करार का प्रवर्तन करा सकता है जब दूसरा पक्षकार आपत्ति न करे, यानी कि जब करार तो कर सकता है और प्रवर्तन भी करा सकता है, लेकिन तब जब दूसरा पक्षकार आपत्ति नहीं करता है तब। या फिर अवयस्क सदा ऐसे करार का प्रवर्तन करा सकता है, या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो अवयस्क है वो कभी भी ऐसे करार को प्रवर्तन नहीं कर सकता है। अब दूसरा आता है आपका कपट से किया गया करार, यानी जो कोई ऐसा एग्रीमेंट जो कपट से, फ्रॉड से किया गया है, फ्रॉड के माध्यम से। तो यहाँ पे ये शून्य होता है, शून्यकर्णी होता है, अवैध होता है या अनैतिक होता है। यानी कपट से किया गया करार कैसा होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है। यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा कि शून्यकर्णी यानी वॉइडेबल होता है, जिससे कपट किया गया है उसके। अब यहाँ पे ए ने क्या किया है, कपट के माध्यम से बी से कोई एग्रीमेंट कर लिया था। अब यहाँ पे बी के पास ऑप्शन बचता है, अपॉर्चुनिटी है कि उस जो कपट है इसको पता चलने पर अब उस करार को आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए, उसको आगे पालन करे या ना करे, ठीक है। यदि करना चाहता है तो वहाँ पे उसको आगे इन्फोर्स कराया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं करना चाहता, ये इस बी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये शून्यकर्णी होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यदि कोई व्यक्ति यह मानते हुए कि वक्तव्य सही नहीं है, वक्तव्य सही है और गलत वक्तव्य दे देते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति जो बोल रहा है उसको ऐसा लगता है कि वो बात सही है, ठीक है, लेकिन रियल में क्या होती है, वो बात गलत रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या होगा, और वह संविदा के अन्य पक्षकार को भ्रमित नहीं करना चाहता है, और तो इसे क्या कहते हैं, गलती, कपट, मिथ्या विपदेशन और अनुचित प्रभाव। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का, यानी कि मिथ्या विपदेशन, जो मिस रिप्रेजेंटेशन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस बात को जानता है कि वो ऐसा, उसको ऐसा लगता है बोलते समय कि वो बात सही है, ठीक है, और वहाँ पे क्या कर देता है, उस बात को बोल देता है, लेकिन बाद में पता चलता है या फिर कुछ भी हो तो वहाँ पे भले ही वो गलत हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मिथ्या विपदेशन यहाँ पे कहलाएगा। उसके बाद प्रपीड़न, प्रपीड़न को किस धारा में परिभाषित किया गया है, संविदा अधिनियम यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 14, 15, 16 या 17 में। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है 15, यानी कि जो प्रपीड़न है, यानी तो यहाँ पे कहाँ पे परिभाषित किया गया है, धारा 15 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविदा अधिनियम के प्रस्ताव की स्वीकृति होनी चाहिए सशर्त अथवा शर्त के बिना, सशर्त परंतु आत्यांतिक नहीं, बिना किसी शर्त के एवं आत्यांतिक, और शर्त के बिना अथवा आत्यांतिक नहीं। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा सही है, यानी कि जो प्रस्ताव किसी के सामने रखा गया है तो प्रस्ताव की स्वीकृति किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या आप सशर्त प्रस्ताव की स्वीकृति करेंगे या फिर शर्त के बिना करेंगे, आत्यांतिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है सी नंबर, यानी बिना किसी शर्त के एवं आत्यांतिक होना चाहिए, पूर्णतः होना चाहिए कि आप उस जो भी प्रस्ताव उसको स्वीकार कर रहे हैं। उसके बाद भारतीय संविदा अधिनियम के अधीन शून्यकर्णी संविदा को कहाँ परिभाषित किया गया है, यानी वॉइडेबल एक जो एग्रीमेंट होते हैं, वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको कहाँ पे परिभाषित किया गया है, एग्रीमेंट को कहाँ परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 2E, 2J, 2 झा, यानी ठीक है 2 झा। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है सी नंबर, यानी 2 झा में है, यानी 2I में। उसके बाद बिना प्रतिफल के भी संविदा हो सकती है, कैसी हो सकती है, यदि करार लिखित एवं पंजीकृत हो, करार के पक्ष का निकट संबंधी हो, करार प्रकृति
प्रेम तथा स्नेह से किया गया हो, सभी विकल्प सही है। तो जो बिना प्रतिफल के यानी विदाउट कंसिडरेशन की जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, नॉर्मल जनरल प्रिंसिपल क्या है कि विदाउट कंसिडरेशन यानी बिना प्रतिफल की संविदा नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे बताया गया है कि बिना प्रतिफल के भी संविदा की जा सकती है। तो यहाँ पे सही क्या होगा 27 के जो डी नंबर यानी सभी विकल्प सही है, अर्थात जो करार लिखित में है और पंजीकृत है रजिस्टर्ड है तो वहाँ पर बिना प्रतिफल के भी संविदा हो सकती है। यदि करार के पक्षकार के निकट संबंधी हैं, रिलेशन में हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या हो सकता है बिना प्रतिफल के। और करार प्रकृति प्रेम तथा स्नेह से किया गया हो, अर्थात पिता पुत्र के उसने दे दिया गया हो, गुरु और शिष्य के उसमें दे दिया गया हो प्रेम स्नेह से, तब यहाँ पर बिना प्रतिफल के भी संविदा हो सकती है। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है ये, ठीक है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, लीडिंग केस है और काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। कई बार बहुत सारे जुडिशियल एग्जाम जो होते हैं सभी में लगभग पूछा ही जाता है। तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का बाद वो किससे संबंधित है? अवैध के करार के प्रभाव से, कपट की दशा में किए गए प्रभाव, बिना प्रतिफल वाले करार के प्रभाव है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ए नंबर का, यानी कि अवयस्क के करार के प्रभाव से है। यानी कि यहाँ पे बताया गया था कि जो अवयस्क से करार किया जाता है वो क्या है? शून्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सही नहीं मिलान है? संविदा का नवीन धारा 62 में है, विधिक कार्यवाहियों के अवरोध में करार धारा 29, संविदा का पालन की निविदा धारा 38 या विधि विरुद्ध उद्देश्य तथा प्रतिफल धारा 23। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सी नंबर, यानी संविदा के पालन की निविदा सेक्शन 38 से रिलेटेड नहीं है। बाकी यदि आप देखें संविदा का नवीन यानी इनोवेशन यहाँ पे कहाँ 62 में है, विधिक कार्यवाहियों का अवरोध का करार 29 और विधि विरुद्ध उद्देश्य तथा प्रतिफल कहाँ पे बताया गया? सेक्शन 23 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। बाकी यानी बाकी सी नंबर के यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा, अर्थात सी नंबर के इसमें सही है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान अधिनियम 1872 का विस्तार कहाँ पर है? संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर, नागालैंड और सिक्किम राज्यों के सिवाय संपूर्ण भारत पर, इनमें से कोई सही नहीं है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर तो होगा संपूर्ण भारत पर, ठीक है, लेकिन चूंकि ये 2016 का क्वेश्चन पेपर था तो वहाँ पे इसमें आप देखेंगे तो आंसर शीट में तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अब क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर पे भी लागू है, तो वहाँ पे भारतीय संविधान अधिनियम क्या है कि संपूर्ण भारत पर यह लागू है। सम्मति स्वतंत्र तब कही जाती है जब वह निम्नलिखित से कारित ना हो, यानी कि सम्मति जो है, कंसेंट जो दी जाती है वो स्वतंत्र फ्री कब कही जाती है? प्रपीड़न जब हो, असम्य कसर, कपट हो, सभी विकल्प सही। यानी कि इनमें से जो तीन बताए गए हैं, प्रपीड़न, असम्य कसर, कपट, ये तीनों चीज़ें अगर नहीं होती हैं तब यहाँ पे सम्मति क्या कहलाएगी? वो स्वतंत्र सम्मति कहलाती है, ठीक है। तो सम्मति कहाँ पर बताई गई है? तो आप सेक्शन 13 देखेंगे तो वहाँ पे कंसेंट बताई गई है। फ्री कंसेंट का आप देखेंगे तो सेक्शन 14 में बताई गई है। प्रपीड़न, ठीक है ना, तो यहाँ पे 15 में बताया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा, जहाँ संविदा में संविदा भंग होने पर शास्ति के रूप में राज्य का प्रावधान है तो पीड़ित पक्षकार क्षतिपूर्ति के रूप में हकदार होता है। यदि वास्तविक हानि सिद्ध हो जाती है तो तय की गई धनराशि, यदि वास्तविक हानि सिद्ध भी नहीं हो तो यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर इसका होगा आपका 32 का सी नंबर, यानी कि जो हकदार तो है लेकिन युक्ति उक्त राशि का जो भी रीजनेबल अमाउंट होगा उसका, परंतु तय की गई राशि से अधिक नहीं होगा, यानी कि उसमें तय की गया है कि इतनी राशि तो वहाँ पर उतने राशि से अधिक नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 33, किसी संविदा के अधीन असमय कसर से संबंधित अविभाग उठाया जा सकता है, किसके द्वारा उठाया जा सकता है? असमय कसर से संबंधित अविभाग हिताधिकारी द्वारा, तृतीय पक्षकार द्वारा, किसी अजनबी द्वारा या केवल उस पक्षकार द्वारा जिसकी सहमति से ऐसी कारित की गई है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका 33 का डी नंबर, यानी केवल उसी पक्षकार के द्वारा असमय कसर से संबंधित कोई अविभाग उठाया जा सकता है जिसके द्वारा से सहमति कारित की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 34, ये लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो भारतीय संविधान
भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत प्रतिफल होना चाहिए, पर्याप्त वचन के समतुल्य, विधि के दृष्टि से कुछ मूल्य रखने वाली चीज, या सभी विकल्प सही है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी कि विधि की दृष्टि में कुछ मूल्य रखने वाली कोई भी चीज हो सकती है। जरूरी नहीं कि प्रतिफल पर्याप्त हो। आपका 1 करोड़ का मकान है, आप 1 लाख में बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं, ठीक है, परंतु यहाँ पे कुछ मूल्य होना चाहिए, तभी यहाँ पे प्रतिफल कहलाएगा। अब ये पर्याप्त हो ऐसी भी आवश्यकता नहीं है कि जो प्रतिफल है वो पूरी तरह पर्याप्त हो। अगर 1 करोड़ का मकान है तो आप 1 करोड़ में ही बेचें, आप कम में भी बेच सकते हैं, ज़्यादा में भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है, विधि के दृष्टि में कुछ मूल्य रखने वाली कोई चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कब लागू हुआ, ये सबसे पहला क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कब लागू हुआ, 1 अक्टूबर 1882, 1 जुलाई 1882, 15 जुलाई 1882 या 1 सितंबर 1882। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 जुलाई 1882 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी 1 जुलाई 1882 को जो हमारा प्रॉपर्टी एक्ट है 1882 वो लागू हुआ था। अनुप्रमाणन के लिए कितने साक्षीगण की आवश्यकता होती है, अनुप्रमाणन के लिए कितने साक्षी की आवश्यकता होती है, 1 या अधिक, 2 या अधिक, 3 या अधिक, या कोई संख्या विहित नहीं है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी 2 या अधिक। अब यहाँ पे साक्षीगण की अनुप्रमाणन के लिए पूछा गया है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी केस के लिए है कि कितने भी साक्षी द्वारा जरूरी है कि कोई एक्ट साबित होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी ने अपराध किया, अब उस अपराध को साबित करने के लिए जरूरी है कि 4 साक्षी हों, 5 साक्षी हों, ठीक है ना। वहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अनुप्रमाणन के लिए जो अटेस्टेशन के लिए है वहाँ कितने साक्षीगण की आवश्यकता है, 2 या अधिक होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अनुसार स्थावर संपत्ति से सम्मिलित नहीं है, कमजोर मकान, उगती फसलें, रेलवे स्टेशन, रास्ते का अधिकार स्थावर संपत्ति में कौन सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का, यानी कि उगती फसलें स्थावर संपत्ति में शामिल नहीं है। बंधक संपत्ति में अभिवृद्धि संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में प्रावधानित है, धारा 63, 63A, 64 या 65। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी 63A। अब मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 39 संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन जीवित व्यक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। तो जीवित व्यक्ति के अंतर्गत कौन नहीं आता, कंपनी, व्यक्तियों के निकाय, मूर्ति या व्यक्तियों का संघ। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी मूर्ति जो है, मूर्त संपत्ति नहीं लिखी, मूर्ति लिखी हुई है। तो मूर्ति क्या है कि यहाँ पे जीवित व्यक्ति के अंतर्गत नहीं आता। बाकी कंपनी भी आती है, व्यक्तियों का निकाय या समूह भी आता है, व्यक्तियों का संघ भी आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है। तो कौन सी प्रॉपर्टी अंतरित की जा सकती है, लोकपद, यानी जो पब्लिक पोस्ट है उनको, एक ही संपत्ति जो अंतरण है तो विधि तो वर्जित ना हो, पेंशन, संभाव्य। तो यहाँ पे कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ऐसी संपत्ति जो संपत्ति का अंतरण जो विधि द्वारा वर्जित ना हो, यानी कि ऐसी सारी संपत्ति आप ट्रांसफर कर सकते हैं जो विधि द्वारा कहा ना गया है कि उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। यदि किसी संपत्ति को कहा गया कि विधि द्वारा कि इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 के अधीन संपत्ति का अंतरण करने के लिए आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक दशा में अंतरणीय संपत्ति स्वयं उसी की हो, वही व्यक्ति वयस्क हो, वही व्यक्ति स्वचित हो, संविदा करने के लिए सक्षम हो। अब ये तीनों चीज़ें तो जरूरी है, ठीक है, कि वह जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसमें वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ चित्त होना चाहिए, और यानी कि उसका स्वास्थ्य सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पागल है और बेच दे, ठीक है। तो संविदा करने के लिए भी सक्षम हो तभी वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन प्रत्येक दशा में आवश्यक नहीं है कि जो संपत्ति है वह उसी की होनी चाहिए थी, ये आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 का अपनी संपत्ति का अंतरण खा को इस शर्त के साथ करता है कि उसका अंतरण कभी भी किसी को नहीं करेगा। संपत्ति का यह अंतरण कैसा है, शून्य, शून्य करनी, अवैध, विद्यमान है कि परंतु शर्त शून्य है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 42 का डी नंबर, यानी कि विद्यमान तो है, विद्यमान क्या है जो ट्रांसफ़र, लेकिन जो शर्त लगाई गई है वो क्या है, वो वैलिड नहीं है, वो शून्य हो जाएगी।
संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 17 के अधीन अंतरण की तारीख से किसी संपत्ति की आय का संचयन करने की अवधि कितनी होगी? 18 वर्ष, 12 वर्ष, 10 या 16 वर्ष? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 43 का ए नंबर, यानी 18 वर्ष तक संचय कर किया जा सकता है। उसके बाद में 44, खाकों का कोई खेत पट्टे पर इस शर्त के पर देता है कि वह घंटे में 100 मील पैदल चले। ये 100 मील तो बहुत दूर होता है ना, तो 100 मील ऐसा कि 1 घंटे में 100 मील चल लेगा, तो यहाँ पे पट्टा क्या है? ये शून्य हो जाएगा। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 50 के बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आजाद व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण का प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में है? यानी कि जो अजन्मा, यानी कि जो व्यक्ति जन्मा ही नहीं है, जो बच्चा जन्मा नहीं है, उसके फायदे के लिए आप जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये किस धारा में बताया गया है? धारा 12, धारा 13, धारा 14 या धारा 12 एवं 13 दोनों में बताया गया है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी जो सेक्शन 13 है उसमें क्या बताया गया है कि यदि जो अजन्मा बच्चा है, यानी जो जिसका जन्म ही नहीं हुआ, उसको क्या कर सकते हैं? आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके फायदे के लिए। उसके बाद है 46, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 30 के अधीन यदि परतर व्ययन विधि मान्य ना हो तो पूर्वी व्ययन पर उसका प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा, अंशतः प्रभाव पड़ेगा। यह न्यायालय की विवेक डिस्क्रिशनरी है न्यायालय की। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है बी नंबर का, यानी कि उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्थावर संपत्ति का ऐसा अंतरण जो अंतरक के लेनदारों को विफल करने या उन्हें देरी करने के आशय से किया जाता है। यानी कि जो स्थावर संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो अंतरक के लेनदार हैं उसको विफल करने या फिर यानी उनको देरी करने के आशय से, उनको असफल रहने के आशय से यहाँ पे किया जाता है। और कपटपूर्ण अंतरण होने के कारण जो अंतरण किया जा रहा है प्रॉपर्टी का वो कपटपूर्ण है। तो वहाँ पर इसी जो अंतरण किया जा रहा है वो कैसा होगा? शून्य होगा, शून्यकर्णी, वैध, अनैतिक, या यहाँ पे चारों में से कोई देख लीजिए जो ठीक है। कोई इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है बी नंबर, यानी शून्यकर्णी, यानी जिसके साथ कपट किया है, कपट में जहाँ आ जाए अंतरण, ठीक है, तो वहाँ पे वो शून्यकर्णी होगा कि जिसके साथ कपट किया जा रहा है वो क्या कर सकता है? उस जो अंतरण है उसको वैलिड करवा सकता है, ठीक है ना, इन्फोर्सेबल करा सकता है या फिर नहीं भी करा सकता है। यहाँ पे शून्यकर्णी हो जाएगा। अंतःकालीन लाभ के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी नंबर का हो जाएगा, ठीक है। सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अतिवृद्धियाँ, ये क्या है? इसमें अंतःकालीन लाभ के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पे सीपीसी स्टार्ट होता है, ठीक है। सीपीसी में 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सब पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सिविल प्रकृति की बात नहीं है? संपत्ति संबंधी वाद, विवाह से संबंधित वाद, जाति से निष्कासन संबंधी वाद या विशिष्ट अंशों से संबंधित वाद। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 49 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी जाति से निष्कासन संबंधित वाद। यह सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा। कुछ आप लिस्ट बना लीजिए कि कौन से जो वाद हैं वो सिविल प्रकृति के हैं, कौन से नहीं हैं। यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, या मैंने एक वीडियो भी बनाया था, ठीक है, जहाँ पे मैंने बताया था कि कौन सा जो वाद है वो सिविल प्रकृति का है, कौन सा नहीं है। कुछ लिस्ट मैंने बताई थी, ठीक है। यदि आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। उसके बाद है 50 क्वेश्चन, अंतर्निवाची वाद सिविल प्रक्रिया संहिता किस धारा में दिया गया है? तो अंतर्निवाची वाद कहाँ पर बताया गया है? सेक्शन 90, सेक्शन 89 या 91। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 88, यानी बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आप रिवीजन करिए 1-2 बार, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम पर्पस के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, बने रहेगा एंड तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।